अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं, वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर। पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो एक डिफेंसिव और एक रेजिलिएंट सेक्टर के तौर पर समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी क्राइसिस में हो, इकोनॉमी क्राइसिस में हो, इन्फ्लेशन हो या रिसेशन हो, लोग मेडिसिन्स लेना बंद नहीं करते। सीमेंट, स्टील और कार्स लग्जरी चीज़ें समझी जाती हैं जब उनका कंपैरिजन दवाइयों से किया जाता है। लेकिन जो आप कह लें कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, उसकी डिमांड जो है वो किस तरह की है, क्या वो स्टेबल रहती है, नहीं रहती है, उसकी किस तरीके का पोटेंशियल है, आज हम इसके ऊपर एज एन इन्वेस्टर बात करेंगे कि हम जब अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, तो उसके हवाले से हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है ये जो है हर किस्म की मार्केट के अंदर वर्क करता है। ये आपके पास जहाँ लग्जरीज को कंपेयर कर रहे हों और एक कह लें कि एक टाइट सिचुएशन चल रही है, वॉर चल रही है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं किसी भी किस्म के, तो उसमें आपके पास जो सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकता है, जिसकी एकदम से कह लें कि हाइप नज़र आती है, वो फार्मास्यूटिकल होता है। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज कह लें या फार्मा कंपनीज कह लें, इनका जो डिमांड रहा जो है वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हिस्टोरिकली वीक रहे हैं। इसकी वजह जो है वो दो है। पहली वजह है इसकी करेंसी का डेप्रिसिएशन। पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन 80 to 95% जो फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल्स हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, जैसे कि एपीआईज, केमिकल्स, पैकेजिंग, इक्विपमेंट। और ये जो पाकिस्तानी रुपीज़ है उसकी डेप्रिसिएशन जब होती है तो उसकी वजह से जो इम्पोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। जब इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ती है तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। तो कंपनीज जो हैं वो मेडिसिन की प्राइसेस बाज़ औक़ात उस तरीके से फौरी तौर पे नहीं बढ़ा पाती, क्योंकि बैचेस में ये चीज़ें बनती हैं और मार्केट में आती हैं, तो उस दौरान में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम रह जाता है बहुत बार। दूसरी बात आ जाती है गवर्नमेंट का प्राइस कंट्रोल। अगर देखा जाए कि हम बात करें कि जो पाकिस्तान में अगर हमने ये तो देख लिया कि जो 80 से 95% रॉ मटेरियल्स हैं वो इंपोर्ट होते हैं, और उसकी वजह से जो है एक कोलैप्स मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन का जो कोलैप्स है वो दिखाई देता है। अगर हम प्राइस कंट्रोल की बात करें ना, तो जो 2023 का लेट था तब गवर्नमेंट ने जो ड्रग प्राइस कंट्रोल करी, उसकी वजह से क्या हुआ कि कंपनीज को प्राइस इंक्रीज के लिए अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जो बहुत डिले होते हैं। इन्फ्लेशन और डॉलर का जो कॉस्ट है वो बढ़ती रही, लेकिन जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो स्लो इंक्रीज हुई। इस वजह से जो डिमांड थी वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन प्रॉफिट्स जो थे वो इतने कम थे, इतने स्क्वीज हुए थे कि कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फ़ायदा देने की ख्वाहिशमंद होते हुए भी नहीं दे सक रही थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, जो न्यू फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी 2024 आई है वो क्या थी। 2024 में गवर्नमेंट ने WHO की गाइडलाइंस की बेसिस पर एक मेजर पॉलिसी चेंज इंट्रोड्यूस किया था, जो कि मेडिसिन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक मेडिसिन्स को डिवाइड किया गया एसेंशियल मेडिसिन्स में, दूसरा डिवाइड किया गया नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स में। अब बात करते हैं कैटेगरी 1 यानी एसेंशियल मेडिसिन्स। अब यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल रखी गई, यानी एसेंशियल मेडिसिन्स वो होती हैं जो लाइफ सेविंग हैं और बेसिक समझी जाती हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स,
ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की जो ड्रग्स हैं या वैक्सीन्स हैं, इनकी प्राइस अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। रीज़न ये है कि ये जो है हमारे मुल्क के उन पुअर लोगों ने भी इस्तेमाल करनी होती हैं, अफोर्डेबल होना चाहिए इसको, क्योंकि ये एक बेसिक हेल्थ केयर नीड समझी जाती है। अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स की, तो वो क्या हैं? ये वो हैं जैसे कि विटामिन्स हो गए, सप्लीमेंट्स हो गए, लाइफस्टाइल ड्रग्स हो गई, कॉस्मेटिक, डर्माटोलॉजी और प्रीमियम ब्रांडेड जो जेनरिक समझी जाती हैं, जो प्रीमियम कह लें के प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर जो प्राइसिंग है वो वेरीड है। भी इन मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं वो कंपनीज खुद सेट कर रही होती हैं और ये बहुत ज़्यादा हाई भी होती हैं। ये फार्मा सेक्टर के लिए जो था एक बिग पॉलिसी चेंज था, जिससे फार्मा सेक्टर को अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो भी हासिल हुआ। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि ये पॉलिसी क्यों एक गेम चेंजर के तौर पर साबित हुई, इस पॉलिसी से फार्मा कंपनीज को प्राइसिंग पावर मिल गई थी। कंपनीज जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स की प्राइसेस थी उनको इंक्रीज कर सकती थी, जिससे जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो कंपनीज के इम्प्रूव हुए। डॉलर की जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है वो भी पार्शियली कंट्रोल हो जाता है। और अगर देखा जाए ब्रांडिंग और इनोवेशन में जो इन्वेस्टमेंट का इंसेंटिव था वो कंपनीज को अल्टीमेटली मिलना शुरू हुआ। अब अगर हम देखें कि ब्रांडिंग यहाँ पर इतनी क्रिटिकल क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, तो देखें यहाँ पर अगर हम ये बात समझें कि जो हमारी कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस जब इंक्रीज करेंगी और ब्रांड अगर वीक है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ब्रांड को कह लें कि मोटिवेट नहीं कर रहा, उसकी तरफ नहीं है, तो अल्टीमेटली जो कह लें कि उसकी प्रोडक्ट की सेल है वो कम हो जाएगी। तो पेशेंट्स जो है वो फिर जो है सस्ती प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स होते हैं उनकी प्राइसिंग पावर भी ज़्यादा होती है। बहुत बार हमें सॉल्ट्स के नाम नहीं पता होते, हमें सिर्फ कंपनीज के नाम पता होते हैं और हम उसके नाम से दवाइयाँ ख़रीदते हैं। और जो वीक ब्रांड्स होते हैं वो अपनी अल्टीमेटली उस टाइम पे डिमांड जो होती है उनकी वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर हम ये देखें कि कौन सी कंपनीज जो हैं, हमें ये देखना हो कि कौन सी कंपनीज बेस्ट परफॉर्म करती हैं, तो हम वो कैसे वो फ्यूचर विनर्स जो हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। फ्यूचर विनर्स वो कंपनीज होंगी जो नॉन एसेंशियल मेडिसिन्स पर फोकस कर रही हैं, जिनका जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड होगा, डॉक्टर्स का ट्रस्ट उन पर होगा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होगी, वो एक्सपोर्ट के रेवेन्यूज़ वाली कंपनीज से भी बेहतर परफॉर्म करेंगी। लूजर्स वो होंगी जो सिर्फ एसेंशियल ड्रग्स और जेनेरिक प्रोडक्ट पर डिपेंड करती रहेंगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि फार्मा और सीमेंट सेक्टर के दरमियान की जो डिमांड है उस पर देखते हैं। फार्मा डिमांड जो है वो प्रेडिक्टेबल भी है और स्टेबल भी होती है, लोग हर हालात में जो है मेडिसिन लेते हैं। सीमेंट जो है उसकी डिमांड जो है वो साइकिल्स के अंदर वर्क करती है, इकोनॉमी का साइकिल, कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर डिपेंड करती है सीमेंट। तो रिसेशन में जो सीमेंट का डिमांड है वो क्रैश हो जाता है। अब अगर हम बात करें फार्मा का जो हाई पीई का जो मल्टीपल है उसके लिहाज से उसको अगर देखा जाए, इन्वेस्टर स्टेबल और कह लें कि प्रिडिक्टेबल जो अर्निंग्स हैं उसके लिए हायर पीई जो है मल्टीपल पे करते हैं। फार्मा सेक्टर का जो रिस्क है वो लो होता है, इसलिए इसका जो पीई है वो हाई होता है। सीमेंट सेक्टर जो है वो वॉलेटाइल है, इसलिए उसका जो पीई है वो लो है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम देखते हैं इसमें जो यानी कि जो स्टेबिलिटी है वो हायर वैल्यूएशन की तरफ हम समझ सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर पीई की हवाले से एक वार्निंग को मैं कहूँ तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारे ये जितने भी लोग हम फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करेंगे, हमें ये देखना होगा कि पीई की जो एक्सपेंशन है उस पर सिर्फ हम रिलाई नहीं कर सकते। हमें लो पीई के अंदर भी मार्केट सेंटिमेंट को देखना होगा, रियल वेल्थ अर्निंग के लिए ग्रोथ पे डिपेंडेंट होना होगा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसकी नई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को देखना होगा। अल्टीमेटली अगर मैं शॉर्ट में इस बात को कहूँ आपके सामने तो यही होगा कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो होगी फार्मा सेक्टर की वो एक सेफर स्ट्रैटेजी के तौर पे होनी चाहिए। सेफर स्ट्रैटेजी ये है कि ऐसी कंपनीज देखी जाएं जिनकी सेल्स ग्रो हो रही हैं, जिनके मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड हैं, जो नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स का मिक्स रख रहे हैं और एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। रिस्क की स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ लो पीई या डिफेंसिव लेबल की वजह से स्टॉक बाय करना होगा।
अब अगर हम देखें कि लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है एक पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की, तो पॉजिटिव जो फैक्टर है उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ आ जाता है, अर्बनाइजेशन आ जाता है, हेल्थ अवेयरनेस आ जाता है, प्राइसिंग फ्रीडम शामिल है, रिस्क में करेंसी डेप्रिसिएशन, गवर्नमेंट पॉलिसी रिवर्सल या फिर कह सकते हैं आपके पॉलिटिकल प्रेशर और चीप जेनरिक कंपटीशन शामिल है। रेगुलेशन डिले भी रिस्क क्रिएट कर सकता है यहाँ पर। और अगर आज के हवाले से इस तमाम बातों को मैं आपके लिए समराइज़ करूँ तो पाकिस्तान में फार्मा डिमांड हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन प्रॉफिट्स जो थे वो वीक थे क्योंकि डॉलर की जो डेप्रिसिएशन थी वो मौजूद थी और प्राइस का जो कंट्रोल था गवर्नमेंट की तरफ से वो मौजूद था। 2024 की जो पॉलिसी है उसने नॉन एसेंशियल ड्रग्स की जो फ्री प्राइसिंग है उसको अलाउ कर दिया, जिससे जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको बूस्ट मिला है और स्ट्रॉन्ग ब्रांड वाली कंपनीज जो हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। फार्मा का पीई हाई होता है क्योंकि डिमांड स्टेबल होती है। इन्वेस्टर्स को अर्निंग ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ पीई एक्सपेंशन पे जब वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखें। तो स्टेबल डिमांड का मतलब स्टेबल प्रॉफिट नहीं होता, प्राइसिंग पावर और ब्रांड स्ट्रेंथ जो है वो इस सेक्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।